पीरियोडिज्म है वो क्या है उसको डिफाइन करना है, और फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या होती है, इसकी जो फ्लावरिंग प्लांट की फिजियोलॉजी होती है उसमें फोटो पीरियोडिज्म का क्या रोल होता है, इस चीज़ को आपको पढ़ना है। तो आपको ये कॉमन यही एक क्वेश्चन इससे बन सकता है, शॉर्ट नोट पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं, फोटो पीरियोडिज्म की बात करें तो फोटो पीरियोडिज्म क्या है। फोटो पीरियोडिज्म सबसे पहले आप जान लीजिए फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और पीरियोडिज्म का मतलब होता है टाइम। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है फोटो पीरियोडिज्म जिसमें क्या होगा, लाइट की टाइमिंग क्या है, मतलब लाइट की टाइमिंग क्या है प्लांट के लिए। कभी आप देखते हैं ठंडियों में क्या होते हैं, दिन आपके छोटे होते हैं, जो लाइट का टाइमिंग है कम होता है, रातें बड़ी होती हैं। उसी तरीके से गर्मी में दिन आपके क्या होते हैं, बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। तो लाइट का टाइम तो चेंज हो रहा है ना, इस प्रोसेस को हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटोन, और पीरियड का मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो लाइट का जो टाइम है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फिजियोलॉजी में चेंजेस पढ़ेंगे, प्लांट की फिजियोलॉजी में किस तरीके से चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या होती है, उसका फ्लावरिंग होना, उसमें डाइजेशन होना, ये सारी चीज़ें मतलब आप देखेंगे। डाइजेशन, उसमें फोटोसिंथेसिस होना, ठीक है, उसमें वाटर और प्लांट का वाटर का और फूड का मूवमेंट होना, ये सब फिजियोलॉजी है। तो फोटो पीरियोडिज्म का अगर डिफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले डिस्कवरी जान लीजिए। फोटो पीरियोडिज्म को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके गार्नर और एलार्ड। 1920 में इसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म एक फेनामेना है फिजियोलॉजिकल चेंज का, फिजियोलॉजी मैंने बताई उसके चेंज का, जो कि प्लांट में होती है किसके रिस्पॉन्स में, टू रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। डे और नाइट की लेंथ क्या है उसके बेसिस पे, लंबा दिन है तो प्लांट कैसा होगा, छोटा दिन है तो प्लांट कैसा होगा, इसके रिस्पेक्ट में जो उसकी फिजियोलॉजी में चेंज आता है कि छोटा दिन है तो प्लांट में फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी, बड़ा दिन है तो प्लांट में फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म या फोटो पीरियड कहते हैं, ठीक है। The response of the plant to the photoperiod expressed in the form of flowering is also called photoperiodism। तो डे और नाइट के रिस्पेक्ट में जो फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, डे और नाइट के उत्तर में, प्रत्युत्तर में जो इसमें बदलाव आते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटो पीरियड कहते हैं। और जो चेंज हुआ कि मतलब फ्लावरिंग होगी, फूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसको कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। गार्नर और एलार्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, फोटो पीरियोडिज्म को हम ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड यानी कि टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है नाइट और डे का, उसके बेसिस पे हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बेसिक 3 कैटेगरी हैं और भी 2-3 कैटेगरी हैं, लेकिन बेसिक जो आपको पढ़ना है वो 3 कैटेगरी है। पहला है शॉर्ट डे प्लांट जिसको SDP से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट जिसको LDP से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड है आपका डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे, शॉर्ट डे का मतलब दिन यहाँ पे छोटा होगा, रातें बड़ी होंगी। लॉन्ग डे का मतलब यहाँ पे आपका दिन क्या होगा, बड़ा होगा, रात छोटी होगी। डे न्यूट्रल का मतलब 12 मतलब यहाँ 12 आवर का, बीच में सेंटर है, 12 आवर का दिन, 12 आवर की नाइट, तो डे न्यूट्रल प्लांट हो जाएंगे। फोटो पीरियोडिज्म यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, फ्लावरिंग होना, फूलों का खिलना, ठीक है। शॉर्ट डे, लॉन्ग डे का प्लांट दिखाया गया कि किस तरीके से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। 3 मेन ग्रुप हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। रिक्वायर्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस ऑफ द फ्लावर। शॉर्ट डे प्लांट में नाइट क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, दिन छोटा होना चाहिए फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है, दिन बड़ा होना चाहिए, रातें छोटी होनी चाहिए। डे न्यूट्रल में क्या होता है, 12-12 घंटे का सीक्वेंस चलना चाहिए। तो एक एक करके हम देखेंगे इसको। सबसे पहले हम जानेंगे शॉर्ट डे प्लांट के बारे में। तो शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स में इस तरीके से शॉर्ट डे, यहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया दिखाया गया है, उसको मैं पढ़ के भी बताऊंगी आपको ऊपर। यहाँ देखिए, क्रिटिकल दिन का टाइम और ये नाइट की लेंथ है। तो आप अगर देखें तो शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है कि आपको जब यहाँ पे क्या है, अरे सॉरी फॉर दैट, ये लॉन्ग डे प्लांट का दिखा दिया मैंने, ये शॉर्ट डे प्लांट का है। तो शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है कि जब आप देख रहे होंगे ये डार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ यहाँ पे और इधर क्या कर दूँ, डार्क कर दूँ, इस तरीके से इसको डार्क कर दूँ, और ये डार्क वाला पीरियड क्या होगा, लंबा होना चाहिए। ये हो गया डार्क,
ये हो गया डार्क वाला पीरियड और ये होगा डे वाला पीरियड यानी कि दिन। तो जब डार्क पीरियड होगा तो क्या होगी, इनमें फ्लावरिंग होगी, ये फूल खिलेंगे। तो समझ में आ रहा है आपको शॉर्ट डे का मतलब। उसी तरीके से जब क्या होगा, डार्क और मतलब दिन की मतलब रात की लंबाई और दिन की लंबाई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो भी फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि ऐसा तो डे न्यूट्रल प्लांट में होता है। जब डार्क नाइट क्या हो, नाइट लंबी हो लेकिन बीच में क्या हो, लाइट पड़ जाए, तब भी फ्लावरिंग हो जाएगी। मान लीजिए दिन रात लंबी हो रही है इस तरीके से, लेकिन बीच में अगर सनलाइट का एक्सपोजर हो जाता है तब भी फ्लावरिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या हो, आपका लाइट का एक्सपोजर जो है डार्क यहाँ पे हो लेकिन लाइट का एक्सपोजर हो जाए तो भी फ्लावरिंग हो जाएगी। अगर थोड़ी टाइम के लिए लाइट का एक्सपोजर हो जाता है तो फ्लावरिंग हो जाती है। सेम यहाँ पे दिखाया गया है शॉर्ट डे प्लांट के लिए कि यहाँ पे जो है आपका शॉर्ट डे प्लांट क्या है, यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट में लॉन्ग नाइट होती है। तो नाइट जहाँ भी लॉन्ग है, ये ऊपर वाला आपको नाइट दिखा रहा है, डार्क दिखा रहा है, तो जहाँ भी नाइट ये और ये, इनमें नाइट क्या है, लॉन्ग है, तो यहाँ पे फ्लावरिंग हुई है। और जहाँ पे डे लॉन्ग है वहाँ पे फ्लावरिंग, यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो होपफुली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये जो PR PFR है ये आपको समझ में आएगा जब अभी आप फाइटोक्रोम्स पढ़ेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पे डायग्राम उल्टा लग गया है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं। ये प्लांट क्या होते हैं, इनको शॉर्ट डे, दिन छोटा होना चाहिए यूजुअली 8 से 10 घंटे का, और नाइट जो है डार्क टाइम वो 14 से 16 घंटे होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक। इस तरीके के प्लांट में इनको लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। शॉर्ट डे अगर है तो लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल इसका राइस, आप सब देखिए ठंडी के टाइम में क्या होता है, राइस होता है तो दिन छोटी होती है और रातें लंबी होती है। कॉफ़ी, सोयाबीन, टोबैको, क्राइसैंथेमम, ये सारे इसके एग्जांपल हैं शॉर्ट डे के। शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है, डार्क पीरियड इज क्रिटिकल, मतलब डार्क पीरियड क्रिटिकल है, सबसे ज़्यादा जरूरी डार्क पीरियड है, मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इफ दिस डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड विथ अ ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट द शॉर्ट डे प्लांट नॉट फ्लावर। अगर मान लीजिए डार्क इस तरीके से है, डार्क नाइट है, लंबी है डार्क नाइट, लेकिन एक्सपोजर ऑफ लाइट बीच बीच में ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 660 से लेकर 665 nm वेवलेंथ की लाइट इस पर पड़ जा रही है, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। मैक्सिमम इनहिबिशन जो होता है फ्लावरिंग का विथ रेड लाइट अकर्स एट अबाउट द मिडिल ऑफ द क्रिटिकल पीरियड। जो फ्लावरिंग होती है मैक्सिमम वो रेड लाइट पे होती है और मिडिल ऑफ नाइट के टाइम में होती है, ठीक। However, the inhibitory effect of red light can be overcome by subsequent exposure of with far red light, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो फार रेड लाइट होती है, दो तरीके की लाइट होती है, एक होती है रेड लाइट जिसको कि R से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है फार रेड लाइट जिसको कि PFR और इसको PR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब फार रेड लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, इंटरप्ट हो जाता है लाइट पीरियड और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग हो जाती है, यानी कि इसके लिए फार रेड लाइट का होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, फ्लावरिंग के लिए। प्रोलॉन्गेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूस डार्क पीरियड अर्ली फ्लावरिंग, जितना ज़्यादा डार्क होगा टाइम उतनी ही फ्लावरिंग जल्दी होगी। मतलब नाइट का टाइम अगर इतना बड़ा टाइम है, नाइट का टाइम जितना ज़्यादा होगा उतनी ही फ्लावरिंग अच्छे से होगी। तो होपफुली आपको शॉर्ट डे प्लांट समझ में आ गया होगा। बात करें अगर लॉन्ग डे प्लांट की, तो लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, दिस प्लांट रिक्वायर लॉन्गर डे, ठीक है। यहाँ पे दिन लंबा होना चाहिए और नाइट छोटी होनी चाहिए। डे का टाइम यूजुअली 14 से 15, जस्ट इसका शॉर्ट डे का उल्टा, ठीक है। 24 आवर के साइकिल में 14 to 16 आवर कैसा होना चाहिए, दिन का टाइम होना चाहिए, और नाइट यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका कि वीट, रेडिस, कैबेज, सुगर बीट एंड स्पिनच, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। लॉन्ग डे प्लांट में लाइट पीरियड इज क्रिटिकल, यहाँ पे लाइट पीरियड क्रिटिकल है, मतलब लाइट जरूरी है फ्लावरिंग के लिए। एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा जरूरी है। वहाँ पे क्या था, फार रेड लाइट का जरूरी ज़्यादा था, वहाँ पे क्या था, फार रेड लाइट ज़्यादा जरूरी था। यहाँ पे क्या है, रेड लाइट ज़्यादा जरूरी है। इन द डार्क ए ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट इन द डार्क पीरियड ऑफ द प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइट पीरियड स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रीफ एक्सपोजर जब होगा रेड लाइट पे डार्क पीरियड में, और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है बेसिकली,
यहाँ आपको दो कंडीशन कही जा रही है कि या तो एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट, जो रेड लाइट का एक्सपोजर अभी आप पढ़ेंगे इस तरीके से रेड लाइट होगी, इनका इंटर कन्वर्जन होता है, और यहाँ पे फार रेड लाइट होगी। रेड लाइट जो है वो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा पड़नी चाहिए इस तरीके के प्लांट पे, और या तो दिन बहुत लंबा होना चाहिए, तो ये क्या करेंगे, इनके फ्लावरिंग जो है अच्छे से होता है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लग गया है, वहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट वाला, ये देखिए यही लॉन्ग डे प्लांट में क्या है, दिन का टाइम ज़्यादा है। ठीक है, तो फ्लावरिंग हो रही है, दिन का टाइम कम है लेकिन रात के टाइम में 2 बार लाइट पड़ जा रही है, लाइट का एक्सपोजर हो जा रहा है, तब भी फ्लावरिंग यहाँ पे हो जा रही है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ डायग्राम दिखाया गया कि फ्लावरिंग होगी जब डे डार्क टाइम कम और डे पीरियड ज़्यादा होगा। डार्क अगर ज़्यादा है तो नो फ्लावरिंग, डार्क अगर ज़्यादा है लेकिन बीच बीच में लाइट पड़ जा रही है, लाइट का एक्सपोजर हो जा रहा है, लाइट आ जा रही है, तो भी फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ नहीं समझ में आता कॉन्सेप्ट, तो आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, चैनल पे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगी ज़रूर। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें क्या हो, टाइमिंग न्यूट्रल हो। These plants flower in all photo period ranging from 5 hours to 24 hour continuous exposure। चाहे 5 आवर का एक्सपोजर मिले, 5 घंटे का एक्सपोजर मिल जाए लाइट का, या 24 आवर एक्सपोजर मिले, तभी ये ग्रो करेंगे। इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं क्या है, टोमेटो, कॉटन, सनफ्लावर, क्यूक्यूम्बर, पीज, सर्टेन वेराइटीज ऑफ टोबैको। ठीक है, इसमें टोमेटो हो गए, कॉटन, सनफ्लावर हो गया, क्यूक्यूम्बर हो गया, कुछ टोबैको की वैरायटीज हो गई। वैसे बेसिकली टोबैको आपने पढ़ा था इसके ऊपर वाले में। ठीक है, तो टोबैको की कुछ वैरायटीज डे न्यूट्रल में भी आती हैं। रिसेंट ईयर में इंटरमीडिएट कैटेगरी जो प्लांट की हैं, सच एज शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट एंड शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। अब इसमें 2 तरीके के प्लांट देखे जा रहे हैं, जैसे कि एक होता है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। यहाँ पे क्या होगा, दीज आर शॉर्ट डे प्लांट्स बट मस्ट बी एक्सपोज्ड टू लॉन्ग डेज ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ ग्रोथ और सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग। ये क्या है, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट में क्या होगा, लाइफ मान लीजिए अगर इनकी लाइफ इतनी बड़ी है, तो जो लाइफ का अर्ली टाइम होगा 2 से 5 वर्ष, जस्ट मैं मान लीजिए 2 to 5 ईयर, वहाँ पे लॉन्ग डे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा और बाद में डार्क डे को प्रेफर किया जाएगा। तो इस तरीके के प्लांट को कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। शुरू में क्या होगा, लॉन्ग डे रहेगा और बाद में शॉर्ट डे हो जाएगा। और इसका अच्छा एग्जांपल है ब्रायोफिलियम, नाम से आप याद रखते हैं। लॉन्ग शॉर्ट मतलब शुरू में लॉन्ग पड़ेगा, लॉन्ग डे रहेगा और बाद में शॉर्ट डे हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है शॉर्ट लॉन्ग। यहाँ पे शुरुआत में क्या होगी, लाइफ के अर्ली पीरियड में शॉर्ट डे रहेंगे, ठीक है, शॉर्ट डे रहेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, लॉन्ग डे हो जाएगा। और इस तरीके का एग्जांपल है सर्टेन वेराइटीज वीट एंड राई, कुछ वेराइटीज़ वीट और राई की। ये देख सकते हैं डे न्यूट्रल प्लांट में क्या हो रहा है, 12 आवर की साइकिल है, 6 आवर पड़ रहा है, 8 आवर पड़ रहा है, तो भी फ्लावरिंग क्या हो रही है, डे लेंथ इमटेरियल देन 12 आवर फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। यहाँ पे 12 आवर की क्रिटिकल पीरियड है, सब में फ्लावरिंग हो रही है। डे बड़ा है तब भी फ्लावरिंग हो रही है, नाइट बड़ा है तब भी फ्लावरिंग हो रही है, डे नाइट इक्वल है, बाद में बीच बीच में लाइट पड़ जा रही है, तब भी ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि फ्लावरिंग इनमें किसी भी कंडीशन में होगा। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज़ फाइटो हार्मोन, ठीक है। फाइटो हार्मोन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है फाइटो हार्मोन पढ़ने की। अभी मैं बार बार आपको कह रही थी रेड कलर और फार रेड कलर, ये जो रेड कलर का एक्सपोजर और फार रेड कलर का एक्सपोजर आप पढ़ रहे थे डे लॉन्ग डे वाले प्लांट में, कि रात के टाइम में रेड वाली लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, ठीक है। ये क्या है, ये रेड कलर फार रेड कलर क्या है, तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा विबग्योर, और यहाँ पे रेड लाइट आपने देखी होगी, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी कम होती है लेकिन वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म जो फाइटोक्रोम है ग्रीक वर्ड से आया है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, क्रोम का मतलब होता है कलर। प्लांट को कलर, ठीक, प्लांट के जो कलर हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्टिंग इट्स रोल इन डिटेक्टिंग लाइट। प्लांट का कलर इस बात पे डिपेंड कर, इस चीज़ को आप जो लाइट डिटेक्ट की कैपेसिटी है, लाइट को लेने की कैपेसिटी है, वो प्लांट के कलर पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो प्रकाश का जो पत्ता लगाने में इसकी भूमिका को दर्शाता है, ठीक है। इनिशियल रिसर्च इस बात को बताते हैं कि सेंसिटिव टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्पेशली रेड एंड फार रेड लाइट। जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली सनलाइट पड़ती है, मान लीजिए ये लीफ है, इस पे सनलाइट पड़ रही है, तो ये इस पे जो कलर हैं वो
कलर आप ध्यान दें, ग्रीन, बहुत सारे डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो हाई सेंसिटिविटी जो होती है डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट की, वो बेसिकली रेड लाइट और फार रेड लाइट पे निर्भर करती है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। रेड लाइट, फार रेड लाइट, यहाँ आप देख रहे होंगे रेड और फार रेड लाइट रिवर्सिबल होते हैं, फोटो कंट्रोल होते हैं। लेट्यूस सीड का जर्मिनेशन दिखाया गया है। डार्क है तो यहाँ पे क्या हुआ, जर्मिनेशन नहीं है। 5 मिनट रेड कलर दिया गया तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। 5 मिनट रेड और 5 मिनट फार रेड दिया गया है। ठीक है, 5 मिनट रेड और 5 मिनट फार रेड। फाइटो हार्मोन को हम कंट्रोल ऑफ जर्मिनेशन सीड के नाम से भी जानते हैं। फाइटोक्रोम ही सीड के जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट करेगा, अंकुरित होगा या नहीं होगा, ये बात फाइटो हार्मोन पे डिपेंड करती है। सॉरी, फाइटोक्रोम और हार्मोन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा है पीवाई के ऊपर, मैंने दिखाया आपको। रेड लाइट क्या करती है, एक्टिवेट करती है रिसेप्टर को, प्रमोट करती है सीड जर्मिनेशन को, जबकि फार रेड लाइट क्या करती है, सप्रेस करती है रेड लाइट के इफेक्ट को। यानी कि जब रेड लाइट पड़ेगी तो सीड जर्मिनेट हो गया, रेड लाइट के बाद 5 मिनट के बाद फिर से फार रेड लाइट दे दिया गया तो सीड में जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो रेड लाइट जर्मिनेशन में हेल्प कर रही है। यहाँ आप देखेंगे तो फोटो रिसेप्टर्स क्रोमोफोर दिखाए गए हैं, ये फाइटोक्रोम्स दिखाए गए हैं। रेड और फार रेड रीजन जो है में फाइटोक्रोम्स ज़्यादा वर्क करते हैं, और ये आपका 680 से 700 nm तक में वाले रेंज में काम करता है। ठीक है, ऊपर इस साइड में क्रोमोफोर्स काम करते हैं। प्रिसीव्ड लाइट, अल्ट्रावायलेट बी, ए और ब्लू और ग्रीन लाइट यहाँ एब्जॉर्ब होती है। फाइटोक्रोम्स बेसिकली रेड और फार रेड लाइट में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो रेड और फार रेड लाइट की बात की डिस्कवरी, इसकी किसने की डिस्कवरी आपसे पूछा है, तो बेल्ट्सविले रिसर्च ग्रुप एक था USDA का, हेडेड बाई किसके द्वारा किया गया था, बॉर्थविक और हेंड्रिक। इन्होंने देखा कि रेड लाइट जो है वो 630 से 680 nm की वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रही है, जर्मिनेट एब्जॉर्ब कर रही है, एलिसिट द जर्मिनेशन ऑफ लेट्यूस सीड। और लेट्यूस यानी कि जो आपका साग एक तरीके से है, लेट्यूस जो पत्ते होते हैं आप बर्गर्स वगैरह में खाते हैं, लेट्यूस का पत्ता, वो उसके जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा था। जबकि फार रेड लाइट जो थी, जो 710 से 710 से 740 की nm की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती, वो इसके इस जर्मिनेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर रही थी। तो इस तरीके से इसकी डिस्कवरी की थी। तो बेसिकली बॉर्थविक और हेंड्रिक ने इसकी डिस्कवरी को प्रमोट किया था और इसके बारे में बताया था। ठीक है, और मैंने बताया ही कि जब रेड लाइट दी जा रही थी तो जर्मिनेशन हो रहा था, और 5 मिनट रेड लाइट देने के बाद फिर से 5 मिनट फार रेड लाइट दे दिया गया तो जर्मिनेशन रुक गया। केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का दिखने वाला ये हार्मोन है। ठीक है, इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है एपोप्रोटीन, जो आपको दिख रहा होगा, 2 चेन आपको दिख रही होंगी, C टर्मिनल और N टर्मिनल हिंज रीजन से जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एंटीबॉडी जुड़ा रहता है हिंज रीजन से, उसी तरीके से ये ऊपर की एपोप्रोटीन है, जो C टर्मिनल N टर्मिनल आपको दिख रहा होगा। फोटोसेंसरी डोमेन, यहाँ पे PRD इसका रेगुलेटरी डोमेन है और ये फोटोसेंसरी डोमेन है। और ये थायोएस्टर बॉन्ड के द्वारा, मतलब सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा दूसरे पार्ट क्रोमोफोर, जिसमें से बेसिकली फाइटोक्रोमोबिलिन होता है, उससे अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है इनका। ये PR है, यानी कि फार रेड लाइट है। रेड लाइट का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। ये थायोएस्टर लिंकेज है, ये क्रोमोफोर है, और ये आपका पॉलीपेप्टाइड है, फाइकोबिलिन है, उससे जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से सेम ये है, ये फार रेड लाइट है। ये एक दूसरे में कन्वर्टल होते हैं। रेड लाइट जो है कन्वर्ट होती है सिस टू ट्रांस फॉर्म में, तो ये क्या हो जाती है, ये आपकी फार रेड लाइट बन जाती है। ठीक है, रेड लाइट फार रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ये सिस फॉर्म है और ये इसका ट्रांस फॉर्म है। सेम यहाँ आप देख रहे होंगे कि फोटो कन्वर्जन होता है इनमें। फोटो कन्वर्जन का मतलब इनकी लाइट में कन्वर्जन होता है फाइटोक्रोम में। यहाँ पे रेड लाइट पड़ रही है तो PR रीजन है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। और जब यहाँ फार रेड लाइट पड़ रही है तो इस तरीके से, तो रेड लाइट द फाइटोक्रोम इज इन द PFR ट्रांसफॉर्म, और इन फार रेड लाइट द फाइटोक्रोम इज इन PR सिस फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेड लाइट में जो फाइटोक्रोम है, रेड लाइट में जो फाइटोक्रोम है वो ट्रांसफॉर्म में पाया जा रहा है। किस फॉर्म में पाया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, रेड लाइट, इन द रेड लाइट फाइटोक्रोम क्या है, PFR फॉर्म ट्रांसफॉर्म में पाया जा रहा है। और फार रेड लाइट में जो आपका PFR है वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है, सिस फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा, 1-2 बार आप देखिएगा लेक्चर को, तभी आपको समझ में आएगा।
तो फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं, मतलब ये सॉल्युबल हो जाते हैं, पानी में अच्छे से घुल जाते हैं। ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन कहते हैं। होमोडाइमर्स मतलब डाइमर के फॉर्म में पाए जाएंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, सिमिलर। होमो का मतलब होता है सिमिलर, डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया 2 चेन जुड़ी होती है। ईच मोनोमर जो होता है फाइटोक्रोम का, वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसका जो प्रत्येक फाइटोमर होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर होता है, एक प्रोटीन पार्ट जिसको कि एपोप्रोटीन कहते हैं, और एक क्रोमोफोर पार्ट। ठीक है, प्रोटीन पार्ट और क्रोमोफोर पार्ट। प्रोटीन पार्ट एपोप्रोटीन होता है और क्रोमोफोर पार्ट ये। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए क्रोमोफोर क्या होता है, एक ओपन चेन का टेट्रापायरॉल रिंग होता है विच इज कोवैलेंटली लिंक्ड ए प्रोटीन मोइटी थ्रू ए सिस्टीन रेजिड्यू सल्फर लिंकेज के द्वारा। ठीक है, ये क्या है, एक पायरॉल रिंग है, ये आपको दिख रही होगी पायरॉल रिंग यहाँ पे दिख रही है, टेट्रापायरॉल रिंग। और ये थायोएस्टर बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ी हुई है, एपोप्रोटीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, थायोएस्टर बॉन्ड के द्वारा एपोप्रोटीन से जुड़ी हुई है, ये फाइटो वाला, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, ये लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होता है। टिपिकली ये बिलिन डिराइव्ड फ्रॉम फाइटोक्रोमोबिलिन, बिलिन से डिराइव्ड होता है, जिसको कि फाइटोक्रोमोबिलिन जो बनाता है। अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस अपॉन लाइट एब्जॉर्बेंस, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, मतलब पीआर जो है पीएफआर में चेंज हो जाता है जब इस पर लाइट पड़ती है। पीआर जो है पीएफआर में चेंज हो जाता है जब इस पर लाइट पड़ती है। ठीक है, अब बात की जाए एपोप्रोटीन की, तो एपोप्रोटीन क्या होते हैं, 60 किलो डाल्टन के बने होते हैं। अमीनो टर्मिनल डोमेन होते हैं। अमीनो टर्मिनल मतलब अमीनो ग्रुप आप सबको पता है, COOH, CNH3, H2CH3, कुछ भी यहाँ पे 4 इस तरीके से होता है। तो अमीनो टर्मिनल है यहाँ पे, अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड का टर्मिनल ग्रुप दिख रहा होगा आपको। एंड ए 55 किलो डाल्टन कार्बोक्सी टर्मिनल ग्रुप, इसमें 2 टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे। एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ऊपर वाला, जिसमें क्या पाया जा रहा है, C टर्मिनल पाया जा रहा है। ये कितने का है, 55 किलो डाल्टन का है। और एक आपको अमीनो टर्मिनल यानी कि NH3 वाला टर्मिनल दिख रहा होगा, 60 किलो डाल्टन का है। ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और इंटरैक्ट्स विथ द अदर सेलुलर कंपोनेंट। इसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मतलब इसके स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं ताकि वो टूटे ना, और दूसरे कंपोनेंट से इंटरैक्ट करते हैं। तो होपफुली दोनों चीज़ें आपको, क्रोमोफोर का क्या काम है, कलर को एब्जॉर्ब करने वाला क्रोमोफोर है, वो एब्जॉर्ब करेगा सिस्टीन रेजिड्यू के द्वारा। ये किससे अटैच होता है, एपोप्रोटीन से आपके अटैच। सिस्टीन रेजिड्यू के द्वारा ये फाइको जो है उसे प्रोटीन से अटैच होता है जो कि एपोप्रोटीन है, और लाइट इसी पे पड़ती है। बेसिकली ये बिलिन से मिलकर बना होता है, बेसिकली फाइटोक्रोमोबिलिन होता है। और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं जब लाइट एब्जॉर्ब होती है। सिस फॉर्म में रहेगा तो ट्रांस फॉर्म में चेंज होता है, ट्रांस फॉर्म में रहेगा तो सिस फॉर्म में चेंज होता है। डिपेंड करता है कि लाइट कैसी पड़ रही है। ठीक है, रेड लाइट, जब रेड लाइट रहती है तो उसमें फाइटोक्रोम जो है पीएफआर में चेंज हो जाता है, ट्रांस फॉर्म में। और जब फार रेड लाइट पड़ती है तो फाइटोक्रोम क्या होता है, पीआर में चेंज हो जाता है, सिस फॉर्म में। ये बात मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं कि जब एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का तो प्रीआर क्रोमोसोम जो है वो सिस एसोमराइजेशन, उसमें सिस फॉर्म आ जाता है। डबल बॉन्ड बिटवीन 15 और 16 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। रोटेशन होता है 6 C14 कार्बन का और C15 कार्बन के सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, तो जब एब्जॉर्प्शन होगी लाइट की तो जो पीआर क्रोमोफोर है, पीआर वाला मतलब रेड लाइट वाला, उसमें सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा। और किस 2 बॉन्ड के बीच में होगा, आपके कार्बन के 15 और 16 बॉन्ड के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कार्बन का 15 एंड 16 बॉन्ड, ये 15 एंड 16 बॉन्ड के बीच में ये डबल बॉन्ड आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये देखिए, पहले ये कैसा था, ऊपर की तरफ था, अब ये नीचे की तरफ आ गया, सिस फॉर्म में था, ट्रांस फॉर्म में आ गया। ठीक, क्या हुआ, चेंज हुआ। यही चेंज जो होता है ये रोटेशन की वजह से होता है, आइसोमराइजेशन की वजह से होता है। आइसोमर है सिस और ट्रांस एक दूसरे को, मतलब चेंजेबल फॉर्म है। आइसोमर कहीं भी यूज हो, उसका मतलब कि सिस ट्रांस में और ट्रांस सिस में चेंज हो सकता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट जो होता है अपीयर्स टू प्रोवाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड, ए ट्रांजिशन दैट इज नॉट पॉसिबल एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो जो रेड लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है
वो क्या करती है, डबल बॉन्ड जो होता है उसके चारों ओर के रोटेशन के लिए क्या करती है, एनर्जी देती है। ठीक है, ये जो रेड लाइट है, रेड लाइट के पड़ने पे ही एनर्जी चेंज क्यों हो रही है, टेम्परेचर भी तो रहता है नॉर्मल, उस पर क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर उस चीज़ को, उस डबल बॉन्ड के रोटेशन में हेल्प नहीं कर रहा। जो आपका डबल बॉन्ड ऐसे ऊपर था वो नीचे हो गया, इस चीज़ को रोटेट करने के लिए रेड लाइट ही चाहिए। जब रेड लाइट पड़ती है तभी ये रोटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रेड लाइट यहाँ पे पड़ रही है तभी ये रोटेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, जब रेड लाइट या फार रेड लाइट पड़ रही है तो रोटेशन हो रहा है। फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं, फाइटोक्रोम्स एग्जिस्ट करते हैं दो इंटर कन्वर्जिबल फॉर्म में। एक होता है पीआर फॉर्म, फोटो रिवर्सिबिलिटी इनमें पाई जाती है। फोटो रिवर्सिबल मतलब लाइट क्या हो, रिवर्स हो जाए, रेड फार रेड में, फार रेड रेड में, इस तरीके का इंटर कन्वर्जन या रिकन्वर्जन या कन्वर्जन पाया जाता है फाइटोक्रोम में, जो इनका डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी होती है पिगमेंट्स की। ठीक है, सिस फॉर्म में है तो क्या रहेगा, ट्रांस फॉर्म में है तो क्या रहेगा। ठीक है, पीआर जो होता है, पीआर रेड लाइट, ये क्या होता है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म है और बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। मतलब पीआर फॉर्म जो आर फॉर्म है, रेड वाली लाइट, ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, जब और पीएफआर क्या होता है, फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है 730 nm की लाइट को और एक्टिव फॉर्म है, यही सिग्नलिंग पाथवे चलाता है। यहाँ पे अगर आप समझना चाहें इसको, तो पीआर क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। लेवल ऑफ पीआर राइज ड्यूरिंग द नाइट इन डार्कनेस, तो डार्कनेस में क्या होता है, अभी मैंने आपको शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट पढ़ाया था, तो लॉन्ग डे प्लांट में क्या बताया था कि रात के टाइम में पीआर क्या हो, ज़्यादा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तब फ्लावरिंग हो जाएगी, या दिन का टाइम बड़ा होना चाहिए लॉन्ग डे प्लांट में। ठीक, तो पीआर क्या कर रहा है, जब रात में ज़्यादा हो जाएगा, दिन के टाइम में वो एनर्जी पास कर देगा पीआर में, और पीआर क्या होता है, डे के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ये फ्लावर को खिलने में, उसके ओपन होने में हेल्प करेगा। तो पीआर क्या है, नाइट के टाइम में काफ़ी रेड लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेवल्स ऑफ पीआर राइज होता है। रेड लाइट जो है 660 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद ये चेंज ट्रांसफर कर देगी किसको, पीएफआर को, फार रेड लाइट को। ये डे के टाइम पे क्या होती है, ज़्यादा होती है, राइज होती है। ठीक है, फिर क्या होगा, और ये फ्लावरिंग प्रमोट कर देगा। नाइट के टाइम में फिर से पीएफआर कम हो जाएगा और पीआर ज़्यादा होगा, और यही साइकिल चलती रहती है और यहाँ फ्लावरिंग हो जाती है। और नाइट, जहाँ पे नाइट बड़ी होती है वहाँ पे क्या होता है, पीआर रात में जहाँ ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और दिन के टाइम में क्या होगा, फ्लावरिंग में हेल्प करेगा। ठीक, रेड लाइट कन्वर्ट्स पीआर टू पीएफआर और फार रेड लाइट कन्वर्ट्स पीएफआर टू पीआर। जब रेड लाइट आएगी तो ये पीआर को पीएफआर में कन्वर्ट कर देगी, फार रेड लाइट पीएफआर को पीआर में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, पीआर को पीएफआर में कन्वर्ट करने के लिए रेड लाइट की, और इस पीएफआर को फिर से पीआर में कन्वर्ट करने के लिए फार रेड लाइट की जरूरत होती है। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पीआर क्या है, कंपोनेंट है, इसको अगर रेड लाइट, पीआर मतलब जो आपका फाइटोक्रोम रेड है, अगर फाइटोक्रोम रेड को फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट होना है तो रेड लाइट चाहिए, और जो फाइटोक्रोम फार रेड है उसको अगर फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट होना है तो फार रेड चाहिए। ये चीज़ आप समझिएगा, दिस इज द बेसिस ऑफ फोटो रिवर्सिबल। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको दिखाई गई है। पीआर क्या होगा, पीएफआर में कन्वर्ट होगा, रेड लाइट को लेगा 690 nm की, और ये फिर आगे क्या करे, सिग्नल ट्रांसडक्शन, फ्लावरिंग, जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, नेचुरल कन्वर्जन होता है ड्यू टू इवनिंग लाइट, फिर बाद में पीएफआर क्या होगा, रेड लाइट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और डे टाइम में, और इसको कन्वर्ट कर देगा पीआर में। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी दिखाया गया है, यहाँ भी सेम चीज़ दिखाई गई है कि एच न्यू का मतलब क्या होता है, रेड लाइट। ठीक है, रेड पड़ रही है, जब रेड लाइट आ रही है तो ये क्या कर रहा है, पीआर को पीएफआर में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, फिर से पीएफआर क्या हो रहा है, फॉर रेड लाइट को ऑब्जर्व करके डार्क में पीआर में कन्वर्ट हो जा रहा है, और पीएफआर का डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है, या फिर ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए, चाहे वो जर्मिनेशन हो, फ्लावरिंग हो, सब के लिए आगे चला जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि फाइटोक्रोम पूल जो है नेवर फुल्ली कन्वर्टेड टू पीएफआर और पीआर, कभी भी ये फुल्ली कन्वर्ट नहीं होता पीआर में या पीएफआर में। ठीक है, फॉलोइंग रेड और फॉरवर्ड रेडिएशन, बिकॉज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ पीएफआर और पीआर फॉर्म्स ओवरलैप, कभी कभी ये क्या करती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। ठीक है, पीआर और पीएफआर कभी कभी ओवरलैप कर जाती हैं, तो इस वजह से इनका पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है,
Thus, when PR molecules are exposed to red light, most of them absorb photon and converted into PFR. तो जब भी PR वाले मॉलिक्यूल पे रेड लाइट पड़ती है तो उसको PFR में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन कुछ जो आपके PFR हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं द रेड लाइट एंड इज कन्वर्टेड बैक टू PR, और कुछ PFR जो हैं, कुछ जो लाइट है वो PFR ऑल्सो एब्जॉर्ब, वो खुद भी एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको रेड लाइट में कन्वर्ट कर देती है ताकि साइकिल बनी रहे, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ जो फाइटोक्रोम है PFR फॉर्म्स आफ्टर सेचुरेटिंग इरिडिएशन बाय रेड लाइट इज ओनली 88%। तो 88% पे ये क्या होता है, सेचुरेट हो जाता है, पूरा बाइंड हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फार रेड लाइट एब्जॉर्ब बाय PR मेक्स इट इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट PFR इंटायरली टू PR बाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ फार रेड लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा अमाउंट फार रेड लाइट का अब्जॉर्ब हो जाता है PR के द्वारा, और वो क्या करेगा, फार रेड लाइट PR के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वो पूरे तरीके से PFR के कन्वर्जन को, PFR को PR में कन्वर्ट नहीं होने देता है। प्लीज़ इसको आप 2-3 बार देखिएगा, आपको PR, PFR और रेड लाइट, फार रेड लाइट में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज़ PR और PFR ये कंपोनेंट हैं। PR को रेड लाइट की ज़रूरत पड़ती है PFR में कन्वर्ट होने के लिए, और PFR को फार रेड लाइट की ज़रूरत पड़ती है इसके कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि इंस्टेड एन इक्विलिब्रियम ऑफ 92% ऑफ PR एंड 2% ऑफ PFR अचीव, मतलब 92% ऑफ PR जो है रेड लाइट को ऑब्जर्व करके PFR में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि 2% PFR भी क्या करता है, रेड लाइट को कन्वर्ट मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको रेड लाइट में कन्वर्ट कर देता है, और ये क्या कहलाता है, फोटो स्टेशनरी स्टेट, मतलब इक्विलिब्रियम में रहता है, एकदम से सेचुरेट नहीं हो जाता। सेचुरेट का मतलब आप कोई चीज़ है, 4 चीज़ें हैं, आप चारों ले जाके बाइंड करा दीजिए, ऐसा मत करिए, केवल इनके आधा बाइंड नहीं करिए ताकि आधा पार्ट इनका फ्री रहे, इस तरीके से। इन एडिशन जो दोनों एब्जॉर्बिंग रेड लाइट हैं, बोथ फॉर्म्स ऑफ द फाइटोक्रोम एब्जॉर्ब लाइट इन द ब्लू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट कन्वर्ट PR टू PFR एंड वाइस वर्सा। तो ये देखा गया है कि जो एडिशन में एब्जॉर्बिंग रेड लाइट है दोनों फॉर्म में, फाइटोक्रोम के PR या PFR फॉर्म में, ब्लू रीजन में भी लाइट को क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है, और PR को PFR में और PFR को PR में कन्वर्ट करती है। ब्लू लाइट जो है रिस्पॉन्स कैन रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ वन और मोर स्पेसिफिक ब्लू लाइट फोटोरिसेप्टर। तो ब्लू लाइट का जो आपका वर्क होता है, ये एक से ज़्यादा अगर नीली लाइट्स पड़ रही हैं तब होगा, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेवलेंथ का, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे आपको ये फार रेड लाइट और फार रेड लाइट दिख रही होगी, ये रेड लाइट और ये फार रेड लाइट यहाँ पे है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है, प्योरीफाइड ओट फाइटोक्रोम इन PR रेड लाइन, ठीक है, रेड लाइन PR है, और ग्रीन लाइन PFR है। टॉप ऑफ द कैनोपी, कैनोपी के टॉप पे यहाँ पे देखा जाए अगर, तो देयर इज रिलेटिवली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट दिख रहा हो किसका, ब्लू लाइट का, ठीक है। बट अंडर ए डेंस कैनोपी, जहाँ पे डेंस है वहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि रेड लाइट इज अब्जॉर्ब बाय प्लांट पिगमेंट रिजल्टिंग इन ट्रांसमिटेंस ऑफ मोस्टली फार रेड लाइट, ठीक है। तो जहाँ पे कैनोपी ये ज़्यादा है वहाँ पे रेड लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और ये ट्रांसमिट कर रही है फार रेड लाइट को, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नाम दिखाए गए हैं, ठीक है, जिसमें किस तरीके से वर्क करता है। जैसे एंजियोस्पर्म है, आप सबको पता है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सबसे ज़्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म है। फोटो रिवर्सिबल रिस्पॉन्स दिखाया गया फाइटो हार्मोन के द्वारा, हायर टू लोअर, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। सबसे एडवांस एंजियोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर टेरिडोफाइट, फिर ब्रायोफाइट, उसके बाद क्लोरोफाइट जिसमें एल्गी आते हैं, ठीक। तो एंजियोस्पर्म में लैक्टुका या लेट्यूस की बात की जाए तो सीड या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या इफेक्ट ऑफ रेड लाइट क्या होती है, सीड या प्रमोट करता है जर्मिनेशन को, ठीक है। एवेना में ओट जिसको कहते हैं, एवेना कर्वेचर आपने पढ़ा था, एवेना कर्वेचर, एवेना ओट के प्लांट में देखा गया था। आपका किसके बारे में की बात की जा रही है, ऑक्सिन देखा गया था। तो सीडलिंग को इटियोलेटेड कहते हैं, प्रमोट्स डियूटिलेट, एग्जांपल लीफ अनरोलिंग में हेल्प करता है। साइनेपिस मस्टर्ड में ये क्या करता है, सीडलिंग को प्रमोट करता है। प्राइमोर्डिया को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसी तरीके से पाइसम में एडल्ट के फॉर्मेशन में और इंटरनोड के एलोंगेशन में हेल्प करता है। जैंथियम में ये क्या करता है, एडल्ट के फॉर्मेशन में और फ्लावरिंग में को इनहिबिट करता है, रोकता है। जिम्नोस्पर्म में पाइनस को देखा जाए तो सीडलिंग करता है और रेट ऑफ क्लोरोफिल एक्युमुलेशन को बढ़ाता है। टेरिडोफाइट में सेंसिटिव फर्न है ओनोक्लिया, इसके यंग गैमेटोफाइट बनाता है और प्रमोट करता है ग्रोथ को। ब्रायोफाइट में क्या करता है, पॉलीट्राइकम मॉस है,
इसके जर्मलिंग में इसके रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्टिड को प्रमोट करता है। क्लोरोफाइट में ये लाइट की रेड लाइट जब एब्जॉर्ब होता है तो क्या करता है उसकी बात है। मोगेटिया एल्गा जो है मेच्योर करता है उसके गैमेटोफाइट को। उसके ओरिएंटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डायरेक्शन डिम लाइट में किस तरीके से, कहाँ पे लाइट इस तरीके, यहाँ लाइट पड़ रही है तो क्लोरोप्लास्ट को इस तरीके से मूव में कर देगा, इसमें ये लाइट हेल्प करता है। तो होपफुली आपको रेड लाइट का इफेक्ट पता चल गया होगा। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, सीड का डेवलपमेंट, और प्रमोट करेगा जर्मिनेशन को सीडलिंग। इटियोलेटेड प्रमोट करेगा डीइटिलेशन को, सीडलिंग प्रमोट करेगा फॉर्मेशन को। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बताया गया। फंक्शन क्या है फाइटोहार्मोन का, तो फोटोपीरियोडिज्म को में हेल्प करता है, मतलब प्लांट डे लेंथ में क्या डिटेक्ट करेगा, ठीक है, फार रेड लाइट को, नाइट में क्या डिटेक्ट करेगा, रेड लाइट को। तो इस तरीके से इसके आपके उसमें रेगुलेशन ऑफ फोटोपीरियोडिज्म में हेल्प करता है। फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, ठीक है, जब फ्लावरिंग होनी होगी तो रेड और फार रेड लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है। सीड के जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है, आपने देखा ही, ठीक है, सीड के जर्मिनेशन में जब रेड लाइट पड़ रही है तो सीड का जर्मिनेट हो रहा है। लेट्यूस का आपने एग्जांपल देखा। ग्रोथ रेगुलेशन में जो है फाइटोहार्मोन्स क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ स्टेम, लीव्स, इन सबको प्रमोट करते हैं। लो लाइट कंडीशन में क्या करेंगे, ये मैक्सिमाइज करेंगे, लाइट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करेंगे ताकि ग्रोथ अच्छे से हो सके। सीड अवॉइडेंस, दे हेल्प प्लांट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग प्लांट थ्रू चेंज इन लाइट क्वांटिटी। बगल के प्लांट को देखेंगे कि कोई प्लांट आप लगा रहे हैं तो वो बगल वाले प्लांट को देखेगा कि इसकी वजह से मेरे ऊपर छाया तो नहीं आ रही है, तो उस चीज़ से अवॉइड करने में क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा, ठीक है। चेंज इन लाइट क्वांटिटी, एग्जाम्पल इंक्रीज कर देगा फार रेड लाइट को, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग इलोंगेशन को प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है, ग्रोथ करेगा, उसके आउटकम में हेल्प करेगा। फोटोसिंथेसिस के ऑप्टिमाइजेशन में फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा से ज़्यादा करवाएगा। सर्केडियन रिदम में बायोलॉजिकल क्लॉक इसको कहते हैं, डे और नाइट वाला फाइटोक्रोम वाले में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे पीआर क्या करता है, रेड लाइट अब्जॉर्ब करके पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पीएफआर सीड जर्मिनेशन में, फ्लावरिंग में, सूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे कि डार्क लाइट शेड और डार्क, यहाँ पे लाइट है और यहाँ डार्क है, पीएफआर है, ये पीआर है, ठीक है। लाइट एबायोटिक चैलेंजेस जैसे लाइट, टेम्परेचर, कोल्ड, ड्रॉट, हार्बियोर का अटैक, ठीक है, इन सब से ये लाइट क्या करेगी, हेल्प करेगी। इन्वायरमेंटल अडाप्टेशन में फोटोमॉर्फोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस, डिफेंस रिस्पॉन्स में हेल्प करेगी और प्लांट का सर्वाइवल करेगी। इस तरीके से यहाँ देखें तो रेड लाइट जब आ रही है तो ये पीआर क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। जब इस पर रेड लाइट पड़ रही है डे टाइम में तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पीएफआर में। और ये पीएफआर क्या कर रहा है, लाइट रिस्पॉन्स दिखा रहा है, जर्मिनेशन, डीटियोलेशन, इनिबिशन ऑफ स्टेम एंड पेटियोल, इलॉन्गेशन, क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट, क्लोरोप्लास्ट को बना रहा है, लीफ को एक्सपैंड कर रहा है, ब्रांचिंग में, फ्लावरिंग में, सेनिसेंस में, सब में ये हेल्प कर रहा है। और फिर ये क्या हो जा रहा है कि जब इस पर फार रेड लाइट पड़ रही है तो इनएक्टिव फॉर्म पीआर में कन्वर्ट हो जा रहा है जब ज़रूरत नहीं। तो होपफुली मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।